हेलो एवरीवन। हमने हमारा श्वसन तंत्र खत्म कर लिया था। वैसे मतलब पढ़ाना था लेकिन छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। जितना मतलब पॉइंट ऑफ का होता है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने सब पढ़ा दिया। आज जस्ट हम जो हमारा बायोलॉजी है, बायोलॉजी का चैप्टर 1 मतलब चैप्टर एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र का उत्सर्जन तंत्र। आज हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं और मतलब इसमें ही हम आज बेसिकली आज पार्ट 1 होगा, तो इसमें जस्ट हम उसके बेसिक को देखेंगे कि आखिर ये उत्सर्जन होता क्या है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है और कैसे क्या इसमें होता है। तो आज जस्ट हम ना इसे ही देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, बात करते हैं कि उत्सर्जन होता क्या है। उत्सर्जन होता क्या है तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो ना कि जो हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर में जितने अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे कि देखिए जब हमने भोजन खाया था, जब हमने भोजन किया था तो भोजन के बाद बहुत मतलब जब पूरा पाचन हो गया था, छोटी छोटी आंत में बड़ी आंत में पाचन के बाद जो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बचा था, किसके रूप में, कायल के रूप में। जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ हमारे रेक्टम में बचा था, जो मलाशय में बचा था, जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ, उसी को ना जब हम बाहर निकालते हैं तो वही प्रक्रिया हमारी क्या होती है, उत्सर्जन होती है। यहाँ पे ना जो हमारे रेक्टम में ना जो हमारे एक मतलब ना वहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि जब हम भोजन को मुख में धरते हैं तो उसे हम कहते हैं बोलस। बोलस, ये जो हमारा बोलस होता है ना, बोलस हमारा कहाँ तक जाता है, पूरे अमाशय तक जाता है। लेकिन जब वो अमाशय में जाता है, अमाशय में जब उसको पूरा पाचन हो जाता है और जब जस्ट वो अमाशय से हमारी छोटी आंत में पहुँचता है ना, तो उसे हम कहते हैं काइम। उस भोजन को हम कहते हैं काइम। और इसके बाद जब भोजन हमारी छोटी आंत से पाचन होने के बाद जब बड़ी आंत में पहुँचता है, बड़ी आंत में पहुँचने के बाद जब पूरा उसका पाचन हो जाता है, उसका अवशोषण हो जाता है, जो लास्ट पार्ट बचता है जो जाके रेक्टम में क्या होता है, स्टोर होता है, उस मतलब ना उस पदार्थ को हम कहते हैं काइल। जो मतलब एकदम बाहर निकालने के योग्य होता है, उस बस जिस शरीर से बाहर निकालना होता है, उस पदार्थ को हम कहते हैं काइल। तो यहाँ पे देख आप याद रखिएगा कि जो हमारा भोजन होता है, भोजन के हमारे 3 रूप होते हैं। जिसमें जब हम भोजन को खाते हैं, जब हमारा मुख में उसका कुचा हुआ भाग जो पचित होता है उसे हम बोलस कहते हैं। लेकिन बात करें जो बोलस होता है जब आगे जाकर आमाशय में प्रवेश करता है, जब वहाँ पे उसका पाचन होता है, जब वो छोटी आंत में प्रवेश करता है तो वहाँ पे कायम होता है। और बात जब वो मतलब छोटी आंत में उसका पाचन हो जाता है, फिर जब वो कहाँ बड़ी आंत में प्रवेश करता है, जब शरीर से बाहर निकाला जाता है तो वह कायल के रूप में होता है। और बात करें जो हमारा कायल होता है, जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ, जो हमारा क्या होता है, लैटरिन छी मतलब कहना पड़ रहा है, जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसका जो पीला रंग होता है ना, वह होता है ना बार बेरकुलिन, मतलब ऐसे ही कुछ नाम है। जो ना यकृत यकृत में पाया जाता है, उसी के कारण जो इसका क्या होता है, पीला रंग होता है। बिरुकुलिन अरे उसकी ना मतलब बिरुकुलिन होता है, वैसे उसी से ना जो हमारा काइल होता है, काइल का रंग का होता है, पीला होता है। तो बस इसमें याद रखने की ये बात है कि आप याद रखिएगा कि भोजन का जो रूप होता है ना, ये 3 रूपों में होता है। पहला जो रूप होता है हमारा बोलस होता है। जब या ऐसे याद रखिएगा, जैसे कि जब भोजन का पहला बार पाचन होता है तो उसे हम बोलस कहते हैं। जब अमाशय में दूसरा बार पाचन होता है तो उसे हम काइम कहते हैं। और जब भोजन का थर्ड बार पाचन होता है, मतलब तीसरी बार हमारे छोटी आंत में, तो उस पचे हुए भोजन को हम काइल कहते हैं। और पहला जो उसका पहला भाग होता है ये हमारा बोलस होता है, जब उसे हम खाते हैं, जब शरीर से बाहर निकालते हैं तो जो हमारा लास्ट भाग होता है हमारा काइल होता है। इसके बाद जो हमारा क्या होता है, शरीर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आपसे अगर कोई पूछेगा बताइए कि का उत्सर्जन क्या होता है, तो आप बस इतना कहिएगा कि शरीर में बने हुए ना अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया का कहलाती है, हमारा उत्सर्जन कहलाता है। आप इसका एक और एग्जाम्पल देख सकते हो। देखिए लाइक दिस जनरेशन, मतलब इस जनरेशन के अनुसार आप ना मतलब ऐसे भी ऐसा मतलब ना आप इस ज़माने में एक भी ऐसा लड़का नहीं पाओगे ना जिसकी कम से कम 5-6 का गर्लफ्रेंड ना हो। और ये गर्लफ्रेंड कब तक रहती है, जब तक उसकी शादी ना ही हुई हो। जब शादी हो जाती है तो वो अपने 5 या 6 गर्लफ्रेंड को ना मतलब जितने जितने से बात किया होता है वो खुद नहीं जानता वो कितने से बात किया होता है, वो उसे भूल जाता है। और मतलब बस जस्ट उसकी एक ही का होती है, पत्नी होती है। तो यहाँ पे ना आप ऐसे मान सकते हो कि जो का है, जो जिन लड़कियों को छोड़ा है, मतलब जिन लड़कियों को छोड़ा है जिनसे तो उन्हें अपना उत्सर्जित पदार्थ मान सकते हो, ठीक, का उत्सर्जित पदार्थ मान सकते हो। और जो खुद लड़का है जो उन्हें का परित्याग कर रहा है उसे आप उत्सर्जित अंग मान सकते हो। तो उत्सर्जित अंग द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। यहाँ पे देखिए जैसे कि हम जब हमने पाचन पढ़ा था तो पाचन में बहुत सारे अंगों ने भाग लिया था और बहुत सारे अंगों ने मिल करके एक तंत्र का निर्माण किया था जिसे हमने पाचन तंत्र कहा था। वैसे ही ना यहाँ पे भी होता है, जो हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र में ना उत्सर्जन में भी बहुत से अंग भाग लेते हैं। और जो पूरे अंग होते हैं ना, ये पूरे अंग मिल करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं का उत्सर्जन तंत्र। आप कह सकते हो कि उत्सर्जन में भाग लेने वाले अंग परस्पर मिल करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। यहाँ पे देखिए
बात करें उत्सर्जी अंग की, तो उत्सर्जी जो अंग होते हैं ना, विशेष रूप से हमारे शरीर में 5 पाए जाते हैं। का जो हमारा शरीर होता है ना, शरीर में हमारे उत्सर्जी अंगों की अगर बात करें तो जस्ट 5 पाए जाते हैं। पहला तो हमारा त्वचा होता है। आप देखते हो कि जब आपको क्या होती है, गर्मी होती है, जब आपको गर्मी होती है तो आपके शरीर से बहुत पसीना निकलता है। का बहुत पसीना निकलता है। आप मान सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट होता है ना, का उत्सर्जी अंग हमारा फर्स्ट होता है, इसे हम कहते हैं त्वचा। का त्वचा, क्योंकि त्वचा से हमारा पसीना निकलता है। और जो पसीना होता है ना, पसीना बस पसीना ही नहीं होता, इसमें NaCl की मात्रा ही पाई जाती है। का जो हमारा पसीना होता है, पसीना में हमारा क्या होता है, NaCl की मात्रा पाई जाती है, जो कि नमक होता है। इसका आप ना, अगर आपको देखना हो कि हमारे शरीर में नमक पाया जाता है कि नहीं, तो आप देखिए गर्मी के दिनों में, आप गर्मी के दिनों में ना अगर कपड़ा पहने हो, अगर मतलब कुछ दिन 1-2 दिन हो गया ना, तो आप देखोगे ना कि गर्मी की वजह से ना आपके कपड़े में ना वाइट वाइट कलर आ गया, मतलब आपको दिखाई दे कि नहीं है, ठीक ना। वहाँ पे ना वाइट वाइट की जैसे का बन जाते हैं, संरचना बन जाती है, उस पर दिखाई देने लगता है वाइट वाइट कलर का। तो जो वो वाइट कलर होता है ना, ये हमारा NaCl अर्थात नमक ही होता है। तो ये तो फर्स्ट हुआ कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा त्वचा होता है, तो हमारे त्वचा से भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है, और उत्सर्जन के रूप में हमारा क्या निकलता है, NaCl शरीर के बाहर निकलता है। इसके अलावा देखते हो ना, जब व्यक्ति जो मतलब अधिकतर लड़के में भी होता है, लड़कियों में भी होता है, लेकिन अधिकतर जो होता है ना, लड़कों में ही होता है। आप देखते हो कि जो लड़के होते हैं, जब वे द्वितीयक लैंगिक लक्षण में आते हैं ना, तो उनके नाकों पे ना मतलब वाइट कलर का एक पदार्थ निकलने लगता है। मेरे में नहीं है, मतलब मेरे में नहीं है, बहुत से लड़कों लड़की में होता है, वाइट वाइट कलर का होता है, ऐसे ना दाबने पर निकलता है। और ना बहुत से तैलीय पदार्थ होते हैं। कभी कभी ना आप सो के उठिएगा, तो अगर पसीना नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पे तैलीय पदार्थ का होता है, इकट्ठा हो जाता है। इसे हम सीबम कहते हैं। क्या इसे हम सीबम कहते हैं। तो त्वचा के द्वारा हमारे 2 उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर किया जाता है। तो पहला तो हमारा पसीना होता है, पसीना में NaCl पाया जाता है, और जो हमारा सेकंड होता है, सेकंड हमारा सीबम होता है, जो कि त्वचा से हमारे का शरीर से बाहर मतलब निकाला जाता है। जो हमारा सेकंड आता है उत्सर्जी अंग, मतलब ये बस सहायक उत्सर्जी अंग है। मेन उत्सर्जित मतलब जो हमारा मेन उत्सर्जी अंग है, हमारा गुर्दा अर्थात हमारा वृक्क है, लेकिन ये भी का है, हमारे उत्सर्जी अंग है। इसके बाद आप देखोगे ना का हमारा यकृत। देखिए यहाँ पर तो त्वचा पूरा हो गया, दूसरा सेकंड आप देखोगे का यकृत, यहाँ पे देखिए यकृत। हम बात करें यकृत ना, तो यकृत हम मान सकते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण का है, हमारा उत्सर्जी अंग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग हमारे वृक्क को माना जाता है। लेकिन ये ना बहुत इंपॉर्टेंट का है उत्सर्जी अंग, क्योंकि जो हमारा वृक्क होता है ना, ये वृक्क ये क्या करता है जानते हो आप, ये ना अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। सोच लीजिए, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। आप जानते हो कि जो हमारा यूरिया होता है, यूरिया एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है। कहा बहुत खतरनाक पदार्थ, मतलब विषैला पदार्थ होता है। लेकिन जो यूरिया होता है, यूरिया अमोनिया की अपेक्षा बहुत कम, मतलब बहुत कम संक्षारक होता है। उसकी प्रवृत्ति कुछ लो होती है, किसकी, अमोनिया की अपेक्षा है। यहाँ पे देखिए कि जो हमारा अमोनिया को क्या बदल देता है, ये यूरिया में बदल देता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। अमोनिया को यूरिया में जो कन्वर्ट करने की जो क्रिया विधि होती है, हमारी यकृत के द्वारा होती है। और ना आप देखो, ये जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया जस्ट 2 आवर्स में यूरिया में क्या होता है, अपडेट हो जाता है, अर्थात यूरिया में चेंज होता है। आप जो शरीर के द्वारा जो मूत्र का त्याग करते हो ना, उसमें यूरिया का ही क्या होता है, परित्याग होता है। और जो यूरिया होता है, यूरिया जस्ट 2 आवर्स में, मतलब जो हमारा शरीर से यूरिया बाहर निकला पेशाब के द्वारा जो हमारा यूरिया बाहर निकलता है ना, ये बस 2 घंटे में का 2 घंटे में अमोनिया में चेंज हो जाता है। अमोनिया में क्या होता है, ये चेंज होता है। तो जो हमारा अमोनिया होता है, अमोनिया बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है। आपने कभी देखा होगा ना कि मतलब बहुत से ऐसे सार्वजनिक स्थान होते हैं, मतलब सबके लिए बैठने का क्या होता है, एक स्थान होता है, जहाँ पे ना लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा पेशाब उसाब करते हैं। जब पेशाब करते हैं ना, तो आप देखते हो कि उसको दीवार से ना बहुत ज़्यादा महक आती है। इसके अलावा कभी कभी आप देखते हो कि जो पूरा दीवार होता है ना, दीवार खदड़ जाता है, मतलब वह टूटने की प्रक्रिया में आ जाता है। वहाँ पे ना मतलब वह दीवार कमजोर हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि अमोनिया कितना खतरनाक पदार्थ है, एक दीवार को पूरा तोड़ दे रहा है। तो अब ये तो हमारे शरीर में बन रहा है, और सोच लीजिए अगर ये ज़्यादा दिन तक रहा तो क्या होता है। और यहाँ पे याद रखिएगा एक और, कि जो हमारा यूरिया होता है ना, जब हम उत्सर्जन नहीं करते हैं, जब हम मल मूत्र का अपने शरीर से परित्याग नहीं करते हैं, तो जब यूरिया हमारे शरीर में बहुत स्टोरेज होने लगता है ना, तो उस समय में एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं यूरेनियम। यूरिया की उपस्थिति, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि यूरिया की अत्यधिक उपस्थिति से हमारे शरीर में एक रोग होता है, उस रोग को हम कहते हैं यूरेनियम। यूरेनियम। याद रखिएगा कि जब यूरिया की हमारे शरीर में ना एक्स्ट्रा, मतलब बहुत अधिक स्टोरेज हो जाता है, हम शरीर से उसका परित्याग नहीं कर पाते हैं, तो हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है, जिसे हम कहते हैं यूरेनियम। ये तो हमारा सेकंड पार्ट हुआ का उत्सर्जी अंग, हमारा यकृत। इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है, हमारा आता है बड़ी आंत। क्या, इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है, थर्ड आता है, हमारी आती है बड़ी आंत। एक को मैं बोल लेंगे का, त्वचा हुआ, हमारा यकृत हुआ,
बड़ी आंत हुई। देखिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, बड़ी आंत। देखिए ये जो हमारी बड़ी आंत होती है ना, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट का होता है, हिस्सा होता है हमारे शरीर से वो सारी पदार्थों को बाहर निकालने का। क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारा बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत से ही का हमारा जो मतलब एक्स्ट्रा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है का हमारा यहाँ से जो हमारे उत्सर्जित पदार्थ होते हैं शरीर से बाहर निकल जाते हैं। कहाँ से? बड़ी आंत से। बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद जो हमारा फोर्थ आता है इसे हम कहते हैं हमारा ब्रिक, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा भाग का होता है, ब्रिक होता है। जो कि यहाँ पे देखिए, ये पूरा यहाँ पे देखिए जो हमारा क्या हुआ, एक मैं भूल रही हूँ अभी, शायद अभी याद आ जाएगा, पढ़ाते पढ़ाते ना याद आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आप वैसे 4 नॉर्मल याद रखिएगा, क्योंकि हमें पढ़ना है ब्रिक है। उत्सर्जन तंत्र में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट भाग का है, ब्रिक है। ये तो मतलब बस मतलब कुछ का है हमारे उत्सर्जी अंग है, जिसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिससे हमारे शरीर में संतुलन बना रहता है। लेकिन सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट होता है ना का ब्रिक, मतलब उत्सर्जन तंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है हमारा ब्रिक। और बात करें जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र का जो पूरा चैप्टर है हमारी ब्रिक पर ही आधारित है। ये जस्ट हमारे कुछ पार्ट थे जो का मतलब एक्स्ट्रा, जैसे कि ना अपने बोलते हैं अपवाद में, तो अपवाद में ये हमारे आते हैं, लेकिन मेन जो होता है हमारा ब्रिक होता है। इस अध्याय में हमें बस जस्ट ब्रिक के बारे में ही पढ़ना है। ये ब्रिक का कार्य ये होता है ना कि ये जो अमोनिया जो हमारा यकृत था, यकृत ने हमारे जिस अमोनिया को यूरिया में बदला था, उस यूरिया को ये शरीर से बाहर निकालता है। क्या? जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक शरीर से बाहर निकालता है। ये ब्रिक आप बना के बता दें, देखिए ये देख लीजिएगा। वैसे फिगर बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिगर नहीं, वैसे नॉर्मल देखिए, देख लीजिए यहाँ से तो ना ऐसे होता है जो हमारा। अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए ब्रिक की संरचना कैसे होती है, तो आप कहिएगा कि जो हमारा ब्रिक होता है, हमारा ब्रिक का जो संरचना होती है ना, ये एक सेम के बीच के आकार की होती है। जो हमारे ब्रिक की संरचना होती है, ये हमारे सेम के बीच के क्या होती है, एक आकार की संरचना होती है। अगर बात करें इसके वजन की, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए कि ब्रिक का लगभग वजन कितना होता है, तो आप बस कहिएगा कि जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक का जो लगभग वजन होता है ये 140 ग्राम तक होता है। जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक का जो लगभग भाग होता है बस जस्ट 140 ग्राम तक होता है। मैंने सोचा था कि मतलब यहाँ तक नहीं जाऊँगी, इसलिए मैंने ना फिगर नहीं बनाया था। वैसे फिगर बहुत ईजी होता है किसका, ब्रिक का। अगर ट्राई कीजिएगा तो 1-2 बार में बहुत अच्छे से बनता है ये। बस ऐसे कर दीजिए, हो गया। ये हमारा क्या होता है, ब्रिक का भाग होता है। यहाँ से ना एक मूत्र नल का निकली होती है, मतलब हाल ही में बना रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। ओके, हो गया। पाइप है तो डबल होनी चाहिए ना। ये हमारी क्या है, ब्रिक की संरचना। मैंने ना जल्दी जल्दी बनाया है, तो कहिएगा मत कि खराब बना है। आप भी ऐसा नॉर्मल, आप ना अगर इसको बनाना है, इसके फिगर को ना ब्रिक के, तो 1-2 बार ना बस ट्राई कीजिए। आप ना अगर इसके बीज को बनाना जान गए ना, जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक के अगर इस बीज को जान गए तो बहुत ईजी है। बस इसमें ना 2 पाइप लगा दीजिएगा, उसका मुख बना दीजिएगा, इसका पूरा हमारा ब्रिक की संरचना बन जाएगी। ठीक, देखिए यहाँ पे आप याद रखिए कि देखिए यहाँ पे ब्रिक का ये हमारा जो मेन पार्ट है, यहाँ से नॉर्मल पढ़ेंगे। देखिए ब्रिक, देखिए जो हमारा ब्रिक होता है ना, जो ब्रिक की ये संरचना होती है हमारे सेम की बीज की आकार होती है। वैसे सेम की सब्जी आप लोगों ने खाया होगा। ठीक, देखिए तो हमारा जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक की जो संरचना होती है ये बीज के आकार की होती है। बात करें इसके वजन की, तो जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक का वजन लगभग 140 ग्राम, मतलब 150 ग्राम तक मान सकते हो। वैसे परिस्थिति के हिसाब से होती है, ये तो एवरेज है। हम जितनी भी, चाहे फेफड़ा हुआ, चाहे हमारा हृदय हुआ, हम जिसके भी वजन का अध्ययन करते हैं ना, वो हम एवरेज करते हैं। क्या एवरेज मतलब मान लिया जाता है कि ये क्या है, सब में इतना पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप उसमें तो कुछ स्थिति भी परिवर्तन, मतलब स्थिति भी दिखाती है। अगर आप देखिए, अगर आप मोटे हो, अगर आप लंबे हो, छोटे हो, तो नॉर्मल सी बात है कि आपका जो क्या होगा, ब्रिक का वजन अधिक होगा। अगर आप छोटे हो, मोटे हो, मतलब आप में उतनी का पर्सनालिटी नहीं है, आप नॉर्मल हो, एक छोटे मोटे हो, मतलब तो आप में जो स्वाभाविक बात है कि आपका जो ब्रिक होगा, ब्रिक का वजन का होगा, कम होगा। तो ये एवरेज मान लिया जाता है कि जो ब्रिक का वजन है लगभग 140 ग्राम, मतलब 150 ग्राम तक होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ब्रिक होता है ना, ब्रिक के 2 भाग पाए जाते हैं। जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक के क्या पाए जाते हैं, 2 भाग पाए जाते हैं।
जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक के दो भाग पाए जाते हैं। जो इसका बाहरी पार्ट होता है, देखिए अगर मैं इसे कलर कर दूं तो इसका जो ये बाहरी पार्ट होता है इसे हम कहते हैं कार्टेक्स, इसे हम कहते हैं कार्टेक्स। और जो ये मिडिल का पार्ट होता है इसे हम कहते हैं ना मेड्यूला, मेडुला। तो आप याद रखिएगा कि जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक के टू पार्ट्स होते हैं। जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक के टू पार्ट्स होते हैं। जिसका फर्स्ट पार्ट होता है इसे हम कहते हैं कार्टेक्स, और जो इसका सेकेंड पार्ट होता है इसे हम कहते हैं मेडुला। ये तो हमारा क्या हुआ, बाहर का संरचना। अभी आंतरिक संरचना पूरा पढ़ना ही है, अभी हम जस्ट नॉर्मल ऊपर पर देख रहे हैं कि आखिर ब्रिक हमारा होता क्या, ठीक। तो इसमें याद रखिएगा कि जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक दो भागों से मिलकर बना होता है। इसका जो बाहरी पार्ट होता है इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और जिसका आंतरिक पार्ट होता है इसे हम कहते हैं मेडुला। इसके बाद देखिए यहाँ पे ना, जहाँ से ये जो यहाँ पे ना, ये इसकी एक नली है, ये सीरा है, और जो दूसरी नली है इसे हम कहते हैं धमनी। क्योंकि आप जानते हो कि जो रक्त होता है, रक्त का परिसंचरण शीरा और धमनी के द्वारा ही होता है। इसलिए जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक में दो नलिकाएं प्रवेश करती हैं। दोनों नलिकाओं में एक नली जो होती है ये हमारे सिरक होती है, और जो हमारी दूसरी नलिका होती है ये हमारे धमनी की होती है। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा कि जो ये दोनों नलिकाएं होती हैं, इन दोनों नलिकाएं में से एक हमारे धमनी सीरा की होती है, और जो हमारी दूसरी धमनी होती दूसरी नलिका होती है ये नलिका हमारी धमनी की होती है। इसके बाद देख रहे हो कि जहाँ से ये सीरा और धमनी ब्रिक में प्रवेश कर रही है, इस भाग को हम कहते हैं हाइलम, या फिर इसे हम कहते हैं नाभिका। इसे हम कहते हैं नाभिका या फिर हाइलम, नाभिका या फिर हाइलम, नाभिका या फिर हाइलम। या आप यहीं पे नहीं, आप ना मतलब जितने आप शरीर के अपने ऑर्गन्स को पढ़ेंगे, आप बायोलॉजी में जितने पार्ट पढ़ोगे आप इतना याद रखिएगा कि जहाँ से जिस अंग में, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपने देखा था कि जहाँ हमारा फेफड़ा है, फेफड़े में जहाँ से हमारी श्वसनीय प्रवेश करते हैं उस भाग को हम क्या कहते हैं, उस भाग को हम हाइलम नाभिका भी कहते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर भी याद रखिएगा कि जहाँ से जो नलिका ना हमारे शरीर में, हमारे ब्रिक में प्रवेश करती है उस भाग को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। इसका जो पूरा नाम होता है ये केवल हाइलम नहीं बल्कि रेक्टम हाइलम भी होता है। तो यहाँ पे प्रश्न भी बनता है कि आप बताइए कि जो हमारी रेक्टम कोशिकाएं कहाँ होती हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो हमारी रेक्टम कोशिकाएं होती हैं वो हमारे ब्रिक में पाई जाती हैं। यहाँ पे ना इसको हम जस्ट हाइलम नहीं बल्कि इसका जो पूरा भाग होता है, पूरा नाम होता है, इसे हम कहते हैं रेक्टम हाइलम, रेक्टम हाइलम। इस भाग को हम हिंदी में कहते हैं नाभिका, ठीक। तो याद रखिएगा कि जो नाभिका होता है हमारे ब्रिक में पाया जाता है। इसके अलावा आप देख रहे हो कि जो जब यहाँ पे हमारा रक्त गया, जब यहाँ पे हमारा रक्त गया, इसका पूरी तरह से परिसंचरण हो गया, मतलब यहाँ पे इसका पूरा छनने होने के बाद जो हमारा अवशिष्ट बचा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रक्त गया, रक्त चला गया, अब जो पूरे ब्रिक में गया तो उस ब्रिक में पूरे उसके छनने होने की विधि हुई, और जो उससे अपशिष्ट पदार्थ बना, जो हमारा यूरिया बना, यूरिया इस नलिका के द्वारा कहाँ जा रहा है, हमारा यहाँ भाग जा रहा है। तो इस भाग को हम कहते हैं मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। आप जानते हो कि हम का जो हमारा मतलब जो हमारा पेशाब होता है, पेशाब को हम मूत्र भी कहते हैं। तो ये मूत्र को ढोता है, तो मूत्र को ढोने की नलिका को कहते हैं मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्र के ढोने की नलिका को क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। इसके अलावा जो हमारा मूत्र होता है, मूत्र जिस भाग में स्टोरेज होता है, देख रहे हो कि यहाँ पे एक मतलब का सर्जन प्रकार की संरचना है जहाँ पे मूत्र का हमारा स्टोरेज हो रहा है। इस भाग को हम कहते हैं मूत्राशय। मूत्र कहाँ से, अरे आप ना हिंदी पढ़िएगा, अगर आप हिंदी पढ़ लोगे ना तो इन शब्दों को पढ़ने में इतना आपको मज़ा आएगा ना, मैं मतलब बता नहीं सकती। देखिए मूत्रवाहिनी, वाहन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ढोना। वाहन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ढोना। तो जो मूत्र को ढोएगा मूत्रवाहिनी, यहाँ पे इसका स्टोरेज हो रहा है। आप जानते हो कि जो हमारा मतलब जो हमारा आशय होता है, आशय का अर्थ भी क्या होता है, घर होता है। नहीं बोलते हैं भोजपुरी में, अरे आसरा दे दा कि आइल बेटे घूमे में खातिर, तो आसरा दे दा। वहाँ वैसे यहाँ पे होता है आशय, तो मूत्राशय जैसे होता है ना, अरे क्या बोलते हैं, रसोई आशय कौन सा, आराम आश्रम आशय, मतलब यहाँ पे ना, मतलब अब याद नहीं सही माइंड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक। तो आशय का ना आप जानते हो कि आप आशय मतलब, अरे क्या बोलते हैं उसे, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। आप याद रखिएगा कि क्या होता है ना, आशय मतलब घर होता है। तो मूत्राशय, मूत्र का जो आशय है अर्थात जहाँ इसका स्टोरेज हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं मूत्राशय। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि जो हमारा ब्रिक होता है ना, ब्रिक में बस इतने पार्ट पाए जाते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है इसे हम कहते हैं, ये हमारा क्या होता है, गुर्दा होता है, अर्थात ये ब्रिक है। कभी कभी हमें इसके नहीं चलती है साला। ये जो होता है मूत्रवाहिनी होता है, ये हमारा मूत्राशय होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर बात करें बाहरी पार्ट की, तो जो बाहरी पार्ट में बस इसके 3 पार्ट पाए जाते हैं। इसमें पहला पार्ट हमारा ब्रिक होता है, इसका सेकेंड पार्ट हमारा मूत्रवाहिनी होता है, और जिसका जो थर्ड पार्ट होता है हमारा मूत्राशय होता है। यही 3 पार्ट होते हैं। और यहाँ से जो मूत्र होता है, मूत्र शरीर के बाहर हमारे
निकाल दिया जाता है। इसके बाद अगर बात करें ना, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक की स्थिति को तो आप याद रखिएगा कि जो हमारा ब्रिक होता है, ब्रिक हमारा जो ये कसेरकी होता है ना, कसेरकी दंड के एकदम जस्ट नीचे पाया जाता है। जो हमारा जो ब्रिक होता है, ब्रिक की स्थिति है, ये हमारा जो कसेरकी दंड होता है, कसेरकी दंड के एकदम जस्ट नीचे पाए जाते हैं। अगर बात करें इन दोनों की स्थिति की, तो आप याद रखिएगा कि जो हमारा ना यहाँ पे जो हमारा जो हमारा दायां का होता है, जो हमारा दायां ब्रिक होता है, यहाँ पे जो हमारा दायां दायां लेफ्ट किडनी होती है, ये काफ़ी थोड़ी धंसी हुई होती है। मतलब ना ये जो हमारी ब्रिक है, ये कम कम में झुकी होती है। ये झुकी इसलिए होती है क्योंकि जानते हो कि यहाँ पे हमारा क्या पाया जाता है, यकृत अर्थात लीवर पाया जाता है। इसके ऊपर लीवर पाया जाता है। जब लीवर पाया जाता है ना, तो लीवर के दबाव में ना ये थोड़ी बहुत धंस जाती है, थोड़ी बहुत झुक जाती है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा लेफ्ट का होता है, जो हमारा लेफ्ट किडनी होती है, ये जो हमारी राइट किडनी होती है, ये लेफ्ट किडनी की अपेक्षा थोड़ी बहुत झुकी होती है, क्योंकि ये दाहिने तो दाहिने को इंग्लिश में कहता है राइट। तो जो हमारी राइट किडनी होती है, ये लेफ्ट किडनी की अपेक्षा थोड़ी बहुत क्या होती है, झुकी होती है। ठीक, बात करें कि जो देखिए यहाँ पे ना, जो हमारा किडनी होता है, किडनी के ऊपर एक क्या पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है। किडनी के ऊपर एक हमारी ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि को हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। दोनों किडनी के ऊपर ना एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। याद रखिएगा, अधिवृक्क ग्रंथि कि जो हमारी किडनी होती है, जो हमारी गुर्दा होती है, गुर्दा के ऊपर एक क्या पाई जाती है, एक हमारी ग्रंथि पाई जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ये जो हमारी अधिवृक्क ग्रंथि होती है ना, ये हमारे एस्ट्रोजन नामक का करती है, हार्मोन का स्राव करती है। याद रखिएगा कि जो हमारी अधिवृक्क होती है, ये हमारे एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का क्या करती है, स्राव करती है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन नहीं, एड्रीनल। एस्ट्रोजन तो महिला पाया जाता है, एड्रीनल। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारी अधिवृक्क ग्रंथि होती है ना, जो हमारी ग्रंथि होती है, ये एड्रिनल नामक हार्मोन का स्राव करती है। इस एड्रिनल नामक हार्मोन को ना हम कहते हैं फ्लाई एंड फाइट हार्मोन। क्योंकि ना जब हमारी स्थिति क्या होती है, जब हम मतलब आप देखते हो कि जब आप लड़ते हो, तो लड़ते में आप बहुत जोश उत्पन्न हो जाता है कि अरे मार काट के एकदम पूरा फेंक दूंगी, इतना मतलब जोश उत्पन्न होता है कि आप उसे मार काट के फेंक भी सकते हो। तो जो आपका ये जोश उत्पन्न होता है ना, ये हमारे एड्रिनल नामक हार्मोन्स के कारण ही होता है। जब ये हमारे अधिक शरीर में अधिक मात्रा में स्रावित होता है ना, तो हम हाइपर की स्थिति में आते हैं। हमें बहुत गुस्सा आता है, कुछ मारने पीटने एकदम मतलब कुछ ज़्यादा ही हम हाइपर हो जाते हैं। तो जो हमारे हाइपर होने की स्थिति होती है ना, ये एड्रिनल नामक हार्मोन के कारण ही होती है। तो अभी हमें हार्मोन नहीं पढ़ना है, ग्रंथि तो ग्रंथि वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जस्ट आप देखिएगा कि यहाँ पे हमारा क्या था, ब्रेक ब्रेक के बारे में हमने ओवरऑल पूरा इसका ऊपर कंडीशन देख लिया। इसके बाद हम इसके निचली स्थिति को देखेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको जो जो मतलब क्या है, जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र का जो बेसिक पार्ट है, ये समझ में आया होगा। इसके बाद सेकंड में हम इसकी जो इकाई होती है, नेफ्रॉन की स्थिति को देखेंगे, उसकी संरचना को देखेंगे। इसके अलावा जो हमारा मतलब का जो हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र में हम जब उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, उसकी 3 क्रिया होती है। 3 क्रिया के बाद हमारा क्या होता है, शरीर से बाहर मूत्र का बाहर निष्कासन कर दिया जाता है। उसमें हम सभी मतलब अपने सभी क्वेश्चंस के भी डाउट कर लेंगे और देखेंगे क्या क्या हमारे रोग होते हैं किसी में, उत्सर्जन तंत्र में तो कैसे होता है, इन सभी का हम डाउट को क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।